Yes, welcome students again in my YouTube channel. It is the third part of chapter 2 macroeconomics. Then first of all, here it is a box. Then we will study about it. Let's start. Desired inventory stock and undesired inventory stocks. जो हमने इन्वेंट्री स्टॉक पढ़ा था उसमें दो पार्ट है, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। अब डिजायर्ड मतलब जो स्टॉक प्रोड्यूसर ने खुद अपनी इच्छा से रखा फॉर द फ्यूचर सप्लाई, जो फ्यूचर सप्लाई को ध्यान में रखते हुए स्टॉक रखना पड़ता है। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक रेफर टू द प्लान इन्वेंट्री स्टॉक, जो प्रोड्यूसर प्लान करके रखता है। दिस इज मेंटेन बाय द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड। जैसा और आपका एग्जांपल बताया था, अगर कोई समोसे की दुकान है तो ऑलरेडी मॉर्निंग में बना के रखता है। उसको अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस से पता होता है कि आज दिन भर में लगभग ये डिमांड हो गई, देन इट इज़ डिजायर्ड। ठीक। Undesired inventory stock, on the other hand, refer to the unplanned inventory stock. It arises because demand of the product turned out to be lower than expected. अब क्या होता है, उसने जो डिजायर्ड स्टॉक रखा था उसमें से कुछ अगर अनसोल्ड बच जाता है, देन अनसोल्ड स्टॉक इज वो उसके पास अनडिजायर्ड हो जाता है। अब वो नेक्स्ट डे के लिए कुछ स्टॉक हो जाएगा। अगर आपको लगता है इस बार गर्मी में कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने इतने कोल्ड ड्रिंक के बोतल्स बनाए, उनका स्टॉक था सप्लाई करने के लिए, पर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, अभी आप देख रहे होंगे, तो जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी का जो प्लान स्टॉक था, डिज़ायर्ड जो स्टॉक था, वो काफ़ी अनसोल्ड है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, कोल्ड ड्रिंक नहीं बिक रहा है, एंड मैनी अदर आइटम्स ऑल्सो। तो इस तरीके से जो हो जाता है वो अनडिजायर्ड होता है। इट अराइजेज बिकॉज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टर्न आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। जितनी डिमांड थी उतनी डिमांड मार्केट में आई नहीं, अब सडनली लॉकडाउन में सब चीज़ों की डिमांड कम है। अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक लीड्स टू लॉसेज, इससे लॉस होता है। नाउ वी विल स्टडी और डिस्कस अबाउट द ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। थ्री डिफरेंट थिंग्स, ग्रोस, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स स्टडी। ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। इसमें कैपिटल गुड्स होती है पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोड्यूस होंगी। दिस इंक्लूड कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट। पहला तो ये रिप्लेसमेंट के लिए जो काम आने वाली हैं वो चीज़ें इसमें आएंगी। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक जो होता है विच इज़ बोर्न आउट, मतलब रिप्लेसमेंट, मानो किसी कंपनी का या फैक्ट्री प्रोड्यूसर का जो पहले से जो मशीन थी वो पुरानी हो गई है या फिर ख़राब हो गई है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए नई मशीन लाई जाती है, तो ये वो वाला इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सेकंड है कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। दूसरा, जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक था कैपिटल गुड्स का, मशीन वगैरह या अदर, आपने उसमें नई मशीन ऐड कर दी है। ठीक, तो ये वाला हो जाएगा, पहले भी समझा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इसका था कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर टू डेप्रीसिएशन। जो रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट आता है मशीन का, एक्चुअली ये आपका डेप्रीसिएशन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स यूज्ड एज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल गुड्स है यूज्ड एज द नेट एडिशन, जो एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, इसका मतलब नेट इन्वेस्टमेंट तो जो आपने नई मशीन ली है, डेप्रिसिएशन मतलब आपने जो पुरानी खराब हो गई उसके बदले में रिप्लेस करके लिया है। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, सीधी सी बात है। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इनको अलग करेंगे ग्रोस में से, तो डेप्रीसिएशन माइनस करते ही ग्रोस में से नेट आ जाएगा, और नेट में डेप्रीसिएशन ऐड करते ही ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नेट प्लस डेप्रीसिएशन, और नेट का है ग्रोस माइनस डेप्रीसिएशन। इट इज़ वेरी इजी। तो आपको ये चारों एक साथ जब आप लर्न करेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। आपको ये और ये याद रखना ना, बॉक्स में भी इसी चीज़ को दिया हुआ है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट। अब जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, डेप्रिसिएशन के तो हो नहीं सकते कोई भी सिग्निफिकेंस एक्चुअली। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट। देखते हैं। इट अराइज रेजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन इकोनॉमी।
ये इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक को बढ़ा देती है। कैपिटल स्टॉक का मतलब वो कैपिटल फॉर्मेशन। हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। पर यूनिट लेबर पे जो इन्वेस्ट किया गया है, मतलब लेबर के काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप होगा। अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ लेबर राइजेस। जब उसको क्या होगा, दिन भर के लिए काम मिलेगा, दिन भर मतलब उसके पास कैपेसिटी बहुत है, तो दिन भर फैक्ट्री चलती है। कई फैक्ट्रियाँ डे और नाइट दोनों शिफ्ट में चलती हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ लेबर बढ़ जाता है। सेकेंड, इट हेल्प्स टू जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज लार्जली ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल है, बिकॉज वी हैव नो इन्वेस्टमेंट। अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह अदर फॉरेन कंपनी से, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से इन्वेस्ट करने के लिए बोलते रहते हैं, मतलब वी नीड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वाई? बिकॉज द लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैपिटल है ना उसका स्टॉक लैक है, तो देयर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम होती है। इफ़ वी हैव मोर स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो अपने पास लैक कैपिटल का स्टॉक होगा, ये मशीनरी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो वी कैन ऑक्यूपाई मोर पीपल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। थर्ड वन है नेट इन्वेस्टमेंट इज द नेट राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। जो नेट इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन की जीडीपी ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाली जो प्रोसेस है वो भी बढ़ती है। ब्रीफली, नेट इन्वेस्टमेंट एनहांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी, जनरेट द अपॉर्चुनिटीज। अब इसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है आप इसको देखें। एक तो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट एफिशिएंसी, लेबर एंड जीडीपी ग्रोथ। ये सारा जो रेड दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट आता है इनमें डिफरेंस ग्रोस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में। सिंपल से है, डिफरेंस है जो भी ऊपर पड़ा। फर्स्ट अपने पास आता है इट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट्स। अब ये न्यू असेट्स पे है ना, रिप्लेसमेंट नहीं है ग्रोस। एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट, तो असेट्स के लिए भी होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट के लिए भी होगा। ऑफ एग्जिस्टिंग असेट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेट वाला इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट्स, ये सिर्फ न्यू असेट्स के लिए। इधर परचेज ऑफ न्यू असेट्स एज वेल एज रिप्लेसमेंट दोनों के लिए आता है। मोर सिग्निफिकेंटली इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन रिप्लेसमेंट, तो नेट में रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं आता। सेकंड पॉइंट है इट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स, मतलब जो आपकी पहले से मशीन है ना उसमें जो घिसावट हुई है, जो वियर आउट जो होता है इस्तेमाल करने के कारण, पहले बताया था ना जो फर्स्ट हैंड मशीन होती है और फिर सेकंड हैंड की कॉस्ट कम हो जाती है, तो वो जो डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट है तो इसलिए उसको डेप्रिसिएशन बोलोगे। सेकंड इधर it does not include replacement investment. Okay, third one, it does not show net addition to existing capital stock। और ग्रोस में जब भी इंक्रीज होता है तो वो आपको नेट एडिशन नहीं शो करेगा, एक्चुअली वो एडिशन नहीं है, वो तो रिप्लेसमेंट है। और इधर ये आपको नेट एडिशन शो करेगा, नेट इन्वेस्टमेंट। तो इनके डिफरेंस भी आपको याद रखना है। नोट बोथ ग्रोस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, ये दोनों का इंक्लूड होते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री में। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो फिक्स और एक इन्वेंट्री, दोनों हो जाएगा ना। हाउ डज हायर रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन लेड टू द हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है नेट, ये हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिव और एफिशिएंसी ऑफ लेबर को कैसे एनहांस करता है। तो हायर रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्लाइज ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मतलब हायर रेट होगा जब कैपिटल फॉर्मेशन का, मतलब हायर अवेलेबिलिटी होगी कैपिटल की। इन टर्म्स ऑफ मशीन्स पर यूनिट ऑफ लेबर एडेड बाय मशीन्स, एफिशिएंसी ऑफ लेबर डेफिनेटली इंक्रीज। अब एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है कि आपके पास काम है, मशीनें अच्छी हैं, आप करते थे। दिस प्रिस्क्राइबली is the reason why labor is developed countries USA is more efficient than in less developed countries like India। तो इंडिया यूएसए में जो लेबर है वो ज़्यादा क्या है, कैपेबल है इंडिया से, उसका रीज़न भी यही है। कंसेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन देखते हैं। अब डेप्रीसिएशन को भी आपने पढ़ लिया, इसका कंसेप्ट पूरा देखेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन, वाइल फिक्स असेट्स लाइक प्लांट मशीनरी आर इन यूज, जब वो यूज़ में होता है दे गो डाउन द वैल्यू ओइंग टू नॉर्मल वियर टियर। एक तो मशीनों में क्या होता है, नॉर्मल वियर टियर मतलब काम में लेते टाइम वो ख़राब हो सकती हैं, और कुछ उनकी टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड हो सकती है, एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है उसमें,
रिपेयरिंग वाला चार्ज आता है मेंटेनेंस का, दे गो डाउन इन द वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम एब्सोल्यूट, मतलब आउटडेटेड हो जाए ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाए। जैसे अब 4G मोबाइल आ गया तो 3G मोबाइल बेकार हो गया, घर पे हमारा जो फ़ैन होता है वो ख़राब हो जाता है, रिपेयर कराते, बाइक की सर्विस होती है, कार की होती है, ये सब चीज़ें। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। तो जिसका आपको ऑलरेडी पता है वो तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हो गया कि टेक्नोलॉजी तो बदल सकती है कभी भी, तो वो एक्सपेक्टेड हुआ, ये काम में लेंगे तो ये मशीन पे ख़राब होगी, रिपेयरिंग चार्ज ये आएगा, जिसका पहले से आइडिया लगा सकते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हुआ विच द प्रोड्यूसर नॉर्मली एक्सपेक्ट टू बी हैपन, मतलब ये प्रोड्यूसर को पता होता है ये तो होगा। डेप्रिसिएशन इज़ द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स इन यूज़ ऑफ अकाउंट। ये क्या चीज़ होती है? डेप्रिसिएशन द लॉस होता है वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स का, ये फिक्स असेट्स का लॉस है, घिसावट है उनकी इन यूज़ ऑफ अकाउंट। पहला तो नॉर्मल वियर टीयर होता है, भी मशीन चलते चलते ख़राब हो जाए, कई बार हाई वोल्टेज आ गया, कुछ हो गया, एक्सीडेंट डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस है ना। डेप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे वर्ड आएगा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब डेप्रिसिएशन, और एक क्या था, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, वो इन्वेस्टमेंट से था, नेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब अपने पास ये डेप्रिसिएशन ही होगा, मैंने मैच कर दिया। फिक्स असेट्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट्स रिक्वायर्ड फंड। तो अब रिप्लेसमेंट के लिए फंड होता है, तो जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, बड़ी कंपनीज, वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखती हैं कि इन फ्यूचर जब उनको अपनी मशीन को रिप्लेस करना होगा तो वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को काम में लेके वो उस रिप्लेसमेंट को कर लेते हैं ना। टू इलिस्ट्रेट, इफ द मशीन इज परचेज फॉर 10 लाख एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू लाइफ टाइम ऑफ 10 ईयर्स। अब समझे 10 लाख रुपए की मशीन आती है और उसका लाइफ जो 10 ईयर तक है, मतलब 10 साल तक चलेगी, तो इजीली 1 जो लाख है ये आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गया। भाई 1 साल में 1 लाख, 10 साल में 10 साल, तो हर साल 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपीज़ एज अ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कंपनी को रखना पड़ेगा। आफ्टर 10 ईयर व्हेन द कंपनी नीड टू रिप्लेस देन ही हैव अ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, उस 10 लाख रुपए को लगा के नई मशीन ले सकते हैं ना। टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, 10 लाख को 10 से डिवाइड लगाए, ये आ गया जो मैंने आपको बता दिया। बॉक्स को देखेंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रेफर टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं उसी को डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं, शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ऊपर है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, तो एक क्लियर है कि एक साथ बजट कहाँ से लेके आएंगे, तो जब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा देन यू हैव इनफ बजट टू रिप्लेस। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज द फंड टू रिप्लेस द worn out fixed assets. It fulfills the need for replacement investment. Lack of depreciation reserve fund implies the lack of replacement investment. अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं होगा तो आपको रिप्लेसमेंट करने में मशीन के प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप वो फंड को कहाँ से अरेंज करेंगे। अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टेंड टू फॉल। अब ये कैसे फॉल होगा आप इसको भी नोट करें। सपोज करो आपके पास क्या है कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है, अब आपको रिप्लेस तो करना है। अब आपने क्या करा, आपका जो बिजनेस था उसमें जो टोटल जो सर्कुलर फ्लो था उसमें से 10 लाख रुपए को निकाला और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में लगाया नई मशीन के लिए, तो एक्चुअली इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ, 10 लाख रुपीज़ के बराबर। इसका मतलब 10 टू फॉल, तो इकोनॉमी 10 लाख रुपीज़ नीचे आएगा प्रोडक्शन में, देन it is not good for an economy. This lead to the fall in the level of output. level of output कम होगा, अब level of output कम होते ही the level of income and employment कम हो जाएगा, will also fall, the economy will slip into the state of economic slowdown. अब economic slowdown में जाएंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम होगा, जीडीपी नीचे आएगा, तो इट माइट बी कॉट इनटू द लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में आते ही क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। तो ये दिस सिचुएशंस आर नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। तो शायद ये क्लियर हो गया होगा। नाउ एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, फर्क इतना सा है कि द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस वी कैन कैलकुलेट, ये पहले से पता होता है
कि हाँ ये खर्चा होने वाला है. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस विच कैन नॉट बी इमेजिन बिफोर इट हैपन्स. It is essential to know the difference between expected and obsolescence and unexpected. So first, loss of the value of fixed assets when these become absolute outdated owing to change in technology. Example, a plant producing black and white TV becomes obsolete when technology is discovered for the production of color TV. तो कलर टीवी जब आए तो उस टाइम ये सबको उम्मीद थी भी ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्रोडक्शन बंद होने वाला है. तो दिस इज एक्सपेक्टेड. सेकेंड है लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स व्हेन दीज बिकम एब्सोल्यूट आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन डिमांड. जब ये चेंज इन डिमांड के कारण गायब हो जाए, जस्ट लाइक कीपैड मोबाइल का डिमांड कम है, 3G 2G मोबाइल की डिमांड खत्म हो गए. एग्जाम्पल, अ प्लांट प्रोड्यूसिंग रबड़ शूज बिकम एब्सोल्यूट व्हेन डिमांड शिफ्ट फ्रॉम रबड़ शूज टू लेदर शूज चला गया. तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज. तो ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस या नॉलेज को काम में लेके इसको ऑलरेडी एस्टिमेट आइडिया लगाते हैं और इनके लिए एक रिजर्व जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना लिया जाता है. ठीक, नॉलेज और मार्केट का एक्सपीरियंस भी होता है. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस ओकर ओइंग नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड. अब इनका पता नहीं होता अर्थक्वेक कब आएगा, ठीक, फ्लड कब आ सकता है. सेकंड है फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रेसेशन. इकोनॉमिक रेसेशन होता है जब डिमांड कम होने लगता है. फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कम होने लगता है. इसका भी आइडिया पहले से नहीं हो सकता. लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स owing to unexpected obsolescence is called capital loss. तो अनएक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेंसेज है इनको कैपिटल लॉस बोला जाएगा. ये वर्ड आपको खास तौर पे याद रखना है. क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल लॉस. तो जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज है, जो वैल्यू लॉस ऑफ द वैल्यू है फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होना ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज इज कॉल्ड कैपिटल लॉस. दीज लॉसेज आर नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. ये ना तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पार्ट है ना डेप्रिसिएशन, बिकॉज दे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. पहले इमेजनरी नहीं है. ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज इज कंसिडर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट द अनएक्सपेक्टेड. ये अलाइन आप अच्छे से याद रखें कि जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज है उन्हीं को आप लेते हैं डेप्रिसिएशन के एस्टिमेशन में ना. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज, द डिफरेंस. इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं. मेन डिफरेंस अभी आपने पढ़ा ही है, पर फिर भी और क्या डिफरेंस हो सकते हैं इसको एक बार वापस देखेंगे. फर्स्ट, इट रेफर टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी होता है. इट रेफर टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज होता है अनएक्सपेक्टेड. It is the part of depreciation. It is not the part of depreciation. Instead, it points capital loss. अभी आएगा. Number third, expected obsolescence is managed through depreciation reserve fund. से ये manage हो जाएगा. Unexpected obsolescence is managed through the insurance of fixed assets. तो जब आपने इंश्योरेंस करा रहा होता है, जैसे फार्मर अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड जब बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तो फसल ख़राब होने पे उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है. जैसे किसी फैक्ट्री में आग लगना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस. तो इंश्योरेंस काम आता है. हमने बाइक कार का चोरी हो जाना. यस. कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस, इन दोनों का डिफरेंस देखें. जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, इट इज़ कॉल्ड क्या होता है, डेप्रीशिएशन. इसको तो आपने डेप्रीशिएशन बोला है, ठीक. और ये कैपिटल लॉस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस. पहला, इट रेफर टू द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स वाइल दीज आर बीइंग कॉन्टीन्यूसली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ये तो वैल्यू का लॉस है जब ये इस्तेमाल होता है. तो कैपिटल लॉस उनका घिसावट, वियर, जो तीन हमने पढ़े थे, एक तो टीयर वियर हो गया, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाता है, ये रीज़न. इधर है, इट रेफर टू द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स वाइल दीज आर नॉट इन यूज. मतलब जब ये यूज़ में ही नहीं होता है तभी बाढ़ भूकंप आएगा तो ये ख़राब हो जाता है, इनका यूज़ नहीं हो रहा. और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जब ये यूज्ड होता है ना तभी हो सकता है. अब मशीन को कभी जब काम में लेंगे तभी वो घिसेगी. सेकंड, यस, जो सेकंड पॉइंट अपने पास है,
यस, ये आ जाता है नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। इट इज़ क्या है, इट इज़ अ लॉस ड्यू टू तीन कारण है। नॉर्मल वियर टीयर, मशीन चलते हो ख़राब हो जाए, एक्सीडेंटली वोल्टेज तेज आ जाए, कुछ हो जाए, एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाना। कई बार कोई चीज़ फैशन में होती है अचानक गायब हो जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाना। इधर आता है इट इज़ अ लॉस ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह, फॉल इन मार्केट वैल्यू असेट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रेसेशन। सारे पॉइंट याद रखना। थर्ड, इट इज़ मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इट इज़ मैनेज थ्रू इंश्योरेंस। ठीक, ये क्लियर हो गया। नाउ द हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है इन्हीं में से, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। दोनों में क्या फ़र्क होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज़ द लॉस ऑफ फिक्स असेट्स इन यूज ऑन एन अकाउंट। तीन है, नॉर्मल वियर टीयर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड। थर्ड जो अगला आता है, ऑन द अदर हैंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज द प्रोविजन ऑफ द फंड टू कॉप विद डेप्रिसिएशन लॉस। जो डेप्रिसिएशन लॉस होगा ना, उसका सामना करने के लिए जो पैसा रखा जाता है ऑलरेडी रिजर्व, वो होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट? It refer to the estimated value of the depreciation for all the producing unit in economy. इकोनॉमी में ऑलरेडी एक रेट होता है कि हमारे जो डेप्रिसिएशन का रेट है ये है, जो पहले से एक्सपेक्टेड होता है कि इतना आएगा, तो वही उसका रेट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एंड फ्लो वाला जो कंसेप्ट है इसको देखते हैं। मीनिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जब स्टॉक की बात आप करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात आती है कि पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास कितना पैसा है या आपकी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट है, वो आपका स्टॉक होगा। ये स्टॉक डे बाय डे जैसे पॉइंट टाइम बदलेगा तो चेंज होगा। ऑन द जनवरी 1 2020 देयर आर 20,000 इन योर बैंक अकाउंट, इट इज़ अ पॉइंट। द 1 जनवरी 2020 आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज़ है। ऑन जनवरी 10 2020 देयर में भी 25,000। अगले 10 जनवरी को आपके पास वो बढ़ के 25,000 हो जाता है इन योर अकाउंट। तो इसका मतलब स्टॉक बढ़ गया आपके मनी का। ऑल सच वैल्यूज़ आर स्टॉक वैल्यूज़ एज दीज आर मेजर्ड एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनको पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला जाता है। 1 जनवरी को आपके पास 20,000 थे, 10 जनवरी को 25,000 हो जाते हैं। कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर नोटेबल एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स। तो आपके पास कैपिटल और क्वांटिटी ऑफ मनी ये एग्जांपल है स्टॉक वेरिएबल्स के। इसका क्वेश्चन आता है जैसे 3-4 चीज़ें दे दी, आइडेंटिफाई द स्टॉक एंड फ्लो। तो आपको बाय डिफाइनिंग, जैसे अगर पॉइंट ऑफ टाइम कंसेप्ट है तो आप उसको स्टॉक में डालेंगे, अगर वो पीरियड ऑफ टाइम का कंसेप्ट होता है तो आप उसको फ्लो में डालेंगे। A meaning of flow. A flow is a quantity measured over a specific period of time. ये पीरियड ऑफ टाइम बार, उसमें पॉइंट ऑफ टाइम तक में पीरियड ऑफ टाइम है। यू मे बी गेटिंग 1500 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस। यू मे बी स्पेंडिंग 50 एवरी डे इन द कैंटीन। यू माइट बी गेटिंग 8% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट। तो दीज आर द फ्लो कंसेप्ट। हर महीने आपको क्या मिलता है? 1500 पॉकेट मनी, या 50 रुपीज़ कैंटीन में डेली खर्च करते हैं, 8% एनुअल इंटरेस्ट। तो दीज आर फ्लो कंसेप्ट। ऑल दीज वैल्यूज क्वांटिटीज आर फ्लो एज दीज आर मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। इसको टाइम पीरियड में नापा जाता है, एन आर, एन डे, मंथ, ईयर, ETC। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है क्या, तो इसको मंथ में, ईयर में, आर में नापेंगे। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इंटरेस्ट आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। तो फ्लो कंसेप्ट के जो मेन एग्जाम्पल्स हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इंटरेस्ट, ये याद रखना है ना। हियर आर सम ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। टेबल दिया गया है, देखो स्टॉक में आपका क्या आता है, आपका वेल्थ आ जाता है, लेबर फोर्स आ जाता है, कैपिटल, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ मनी इन कंट्री, बैंक डिपॉजिट, वाटर इन द ओवरहेड टैंक, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली मुंबई, राइस स्टोर एंड गोडाउन, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इधर फ्लो कंसेप्ट में इनकम होता है, इनकम फ्लो है, हर महीने आता है। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, पैसा आप रोज़ खर्च करते हैं।
कैपिटल फॉर्मेशन भी चेंज होता है, चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, स्पीड ऑफ कार गोइंग दिल्ली टू मुंबई। अब देखो दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस तो क्या है, फिक्स रहेगा, तो स्टॉक कंसेप्ट हुआ, पर आपकी कार की स्पीड चेंज होगी। सेल्स ऑफ राइस, राइस का स्टोर में गोदाम में स्टोर तो सेम है, यहाँ से सेलिंग प्राइस, नंबर ऑफ बर्थ्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। एक तरफ स्टॉक एक तरफ फ्लो, आप याद रखिए। ऐसे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई नया एग्जाम्पल आता है तो बाय डेफिनेशन जो आपने ऊपर समझा है स्टॉक फ्लो का कंसेप्ट क्या है, वहाँ तक जाके फिर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। स्टॉक एंड फ्लो देखो दोनों में फ़र्क क्या है। फर्स्ट आता है स्टॉक रेफर टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो रेफर टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम पढ़ लिया था ये। स्टॉक इज़ नॉट अ डायमेंशनल, इट इज़ अ मेजर्ड एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो इज टाइम डायमेंशन, इनमें टाइम एक फैक्टर होता है। इट इज़ मेजर्ड पर आवर, पर मंथ और पर ईयर। ठीक। थर्ड है स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टॉक का इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर स्टॉक ज़्यादा होगा तो फ्लो भी ज़्यादा होगा, उसमें से ग्रेटर स्टॉक, स्टॉक ज़्यादा है तो आप ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, ये इसका कंसेप्ट है। फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो, अगर फ्लो ज़्यादा होगा तो फिर स्टॉक क्या होगा, फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज़ द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब स्टॉक ज़्यादा है, और इधर स्टॉक इम्पैक्ट क्या करता था, फ्लो को, दोनों एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। यस नेक्स्ट म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब दोनों का जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है आपस में कैसे है, वो सीधा सा इतना स्टॉक ज़्यादा है तो फ्लो भी ज़्यादा होगा। देखो फिगर जो शो कर रहा है, शो डिपॉजिट ऑफ 20,000 इन योर सेविंग। अब 20 जो आपके 20,000 आपके बैंक में रखे हुए हैं, ठीक, सेविंग। द विड्रॉवल फ्रॉम द अकाउंट 1,000 पर मंथ, आप एक 1,000 पर मंथ निकालते हैं, इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। लाइकवाइज डिपॉजिट ऑफ 2,000, अब आप हर महीने 2,000 जमा कराते हैं तो ये फ्लो है। पर जो बैंक में पैसा रहेगा ये क्या, पॉइंट ऑफ टाइम भी 1 जनवरी को क्या था, 10 को क्या था, 15 को क्या था, तो वो स्टॉक हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। A point to be noted is that your stock of saving depends upon your flow of deposit into your saving account। तो आपका स्टॉक किस पे डिपेंड है कि आप हर महीने कितना पैसा जमा कराते हैं, तो ये फ्लो पे डिपेंड होता है। लाइकवाइज योर फ्लो ऑफ विड्रॉवल, तो विड्रॉवल का फ्लो भी किस बात पे डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक कितना है। तो ये इनकी म्यूचुअल डिपेंडेंस हो गया जो अभी ऊपर हेडिंग था। तो म्यूचुअल डिपेंडेंस के लिए आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं और एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आ रहा है, आर द फॉलोइंग स्टॉक और फ्लो, क्या ये फ्लो है या स्टॉक है, इसको आप समझेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, 100 रुपी नोट, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड करता है तो ये स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मॉनेटरी जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये भी फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि ये टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड वाले सारे फ्लो कंसेप्ट होते हैं। 100 रुपी नोट, इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ, ये मनी सप्लाई का कंपोनेंट है, और जो मनी सप्लाई होता है अपने कंट्री में याद रखिएगा ये स्टॉक है। क्या है ये, स्टॉक कंसेप्ट होता है मनी सप्लाई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार गलत है। मनी सप्लाई इन आवर कंट्री इज अ स्टॉक कंसेप्ट। नंबर 4, अ फैमिलीज कंजप्शन ऑफ शुगर इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज कंजप्शन रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा कंजप्शन पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है तो फ्लो कंसेप्ट होगा। 5, सर्विस ऑफ द ट्यूटर, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम होता है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, इट इज़ फ्लो कंसेप्ट, ये भी पीरियड ऑफ टाइम होता है। मशीनरी ऑफ शुगर मिल, इट इज़ अ स्टॉक, जो मशीनरी होती है शुगर मिल में ये पॉइंट ऑफ टाइम होती है तो ये आपका स्टॉक हो जाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में सीबीएसई एग्ज़ाम को में भी देखने को मिल सकते हैं। सो आप इसको क्लियर करें कि स्टॉक और जो भी डिफरेंसेस